लिख के भेजेगा कि मैम हम तो वेजिटेरियन है। मैम पूछ ही नहीं रही है आपसे कि आप वेजिटेरियन हो या नहीं हो, ठीक है। मैम बस आपको कुछ उदाहरण बता रही है। दीपक कुमार बेटा जी पढ़ लो बाबू, है ना। शादी होगी मैम की तो भोज तुम्हें जरूर मिलेगा, काहे इतना परेशान हो, ठीक है। और क्या पता तुम सबका आशीर्वाद मिल जाए, लग जाए तो बहुत जल्दी ही मिल जाए तुम लोगों को, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम से तो तुम सारी जानकारियां ले ही लेते हो, ठीक है। चलो अभी क्लास में फोकस करो। तो यानी कि बात की जाए वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। अब लेखक जो है, लेखक का जो परिवार है, यानी कि लेखक के जो पिता हैं, है ना, वो तो भैया पूरी तरह से कैसे हैं, नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं मांसाहारी। लेकिन लेखक की जो माँ है ना, और अक्सर कई घरों में ये स्थिति होती है कि मम्मी कहेंगी अरे नहीं भाई तुम्हें अगर अंडा भी बनाना है तो तुम अपने अलग बर्तन रखो, है ना। ऐसा कई जगह होता है, कई घरों में होता रहा है। और लेखक की जो माँ है वो वेजिटेरियन है ना। और माँ को देखते हुए यानी कि लेखक के जो भाई बहन है वो भी वेजिटेरियन है, यानी कि वो नहीं खाते हैं, है ना, मांस मछली। लेकिन लेखक के जो पिता हैं वो खाते हैं और उनके लिए बनता भी है। अब मछलियां कहीं पर बनी हुई है, यानी कि मछलियां आप बाजार से खरीद कर लाते हैं, है ना। भाई मैम की ड्राइंग थोड़ी ऐसी ही है, हंसना मत कि मैम कैसी मछली सी बना दी आपने, ठीक है। अब बाजार से मछलियां खरीद कर लाते हैं और घर पर उनके तलने भुजने का सामान रखा होता है, लहसुन मिर्ची, है ना, ये रखा होता है उनके तलने भुनने का सामान, ठीक है। लहसुन रखा हुआ है तो भाई इसको पीसा जाएगा। तब फिर मछली सिर्फ मछली यानी कि एक जीवित प्राणी नहीं रहेगी, बल्कि वो एक खाने की चीज बन जाएगी, है ना। तो कुछ ऐसी ही चर्चा की है विनोद कुमार शुक्ल ने कि कैसे छोटी छोटी मछलियों को, है ना, घर लेकर आते हैं मछली को, वो मछली जिंदा रहती है कुछ दिनों तक, कुछ देर तक, है ना। और लेखक उसको कैसे छुपा छुपा के बचा बचा के रखते हैं कि अरे ऐसा ना हो कि मर जाए, जबकि अंततः तो वो आए ही मरने के लिए है ना। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई सभी को? बताना जरा फटाफट से एक बार, बताओ बताओ भाई, इतनी बात में किसी को कोई समस्या? नाम फुल नहीं हो रहा है, क्या नहीं फुल हो रहा भाई, बताओ बताओ जल्दी से। कोई बात नहीं बेटा शुभम। और है आपका परिवार कैसा है? अगर परिवार खाता रहेगा तो फिर आप भी खाने लग जाते हैं ना। कुछ चीजें हमें दी हुई होती हैं, एक मतलब जन्म से होती हैं, कुछ हम अपनी खुद की एक पहचान बनाने की, है ना, सेल्फ आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो जरूरी है कि जैसा परिवार चल रहा है बिल्कुल वैसे ही, है ना, रूढ़िवादी हो जाना है। कुछ अपने भी डिसीजंस होते हैं, है ना, कि आप पे निर्भर करता है आपको खाना पसंद है या नहीं पसंद है ना। चलिए, तो आते हैं आगे। ये तो था भाई, मैम ने बहुत ज्यादा सा सब कुछ सार आपको यहीं पे बता दिया। और जहां तक देखा जाए ना तो 75% हिस्सा अध्याय का यहीं पर खत्म हो गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी भाई, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है और लाइन वाइज भी समझना है, तो बात आती है रिकैप की, मतलब आविन्यो, ठीक है। पिछला अध्याय जो हमने खत्म किया वो था आविन्यो। तो भाई प्रश्न तो आप सबके सामने है, यानी कि लेखक का नाम बताओ फटाफट से। लेखक कौन हो जाते हैं, है ना। आविन्यो कहाँ का शहर है, नदी कौन सी है ना। लेखक आविन्यो कितने दिनों तक रहे, कब से कब तक रहे, आंसर देना है भाई सभी को, कब से कब तक रहे, ठीक है। बताओ बताओ जल्दी से। ठीक है। फ्रांस रोन, अच्छा मैंने कहा था कि आप लोग चेक करिएगा कि 19 दिन सही आंसर होगा या 20 दिन, किसी ने चेक किया है? क्योंकि मैम ने देखा है जहां तक, तो बेटा मुझे लगता है कि 19 दिन ही रहेगा, है ना। आप लोगों ने चेक किया था बेटा? आप सब भी बेस्ट हो, बहुत अच्छे हो, ठीक है, लव यू ऑल। बताओ बताओ जल्दी से। फ्रांस रोन, है ना। तो बात की जाए लेखक की, बिल्कुल सही, वेरी गुड, अशोक वाजपेयी, है ना। और मैम ने ये भी बताया था कि भैया अशोक वाजपेयी की भी एक रचना आपको 12वीं में देखने को मिलेगी, हार जीत, है ना। अशोक वाजपेयी, ठीक है। शहर की बात करें तो फ्रांस का एक शहर हो जाता है। नदी रोन हो जाती है। जैसा कि आप सभी के आंसर आ रहे हैं, 19 दिनों तक लेखक रहे, है ना। और 19 दिन यानी कि कुछ समय तक, कब से कब तक? 24 अक्टूबर से 10 नवंबर तक, है ना। वर्ष कौन सा था? 24 अक्टूबर से 10 नवंबर तक, 10 नवंबर तक, ठीक है। वर्ष कौन सा था? 1994, ठीक है। तो इतनी बात में तो किसी को कोई समस्या होगी नहीं, कोई परेशानी होगी नहीं। बताओ बताओ, क्लियर है ना?
फ्रांस, अशोक वाजपेयी, रोन, वेरी गुड। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 भी, वर्ष भी याद रखिएगा बेटा, ठीक है। दुर्ग छत्तीसगढ़, वेरी गुड। अस्मिता, भगत जी, आप सभी बहुत अच्छे हैं बेटा जी, है ना। इसीलिए तो मैम का ये फेवरेट बैच है, ऐसे ही थोड़े ना पसंदीदा बैच है, ठीक है। तो बात की जाए, दुर्ग छत्तीसगढ़ लेखक का जन्म स्थान हो जाता है, ठीक है। दुर्ग छत्तीसगढ़, क्लियर है। चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड। चलिए, तो आते हैं आगे बेटा। बिल्कुल सही, 16 जनवरी 1941, जो बच्चे आंसर कर रहे हो सभी का आंसर बिल्कुल सही है ना। बात की जाए, और शायद अब तो वो दौर आ गया है, यानी कि आप सभी की प्रैक्टिस इस कदर अच्छी हो चुकी है, बेहतर हो चुकी है, मैम की बात भी आप मानते हैं, रिवीजन, और ये मैम ऐसा देख रही हैं, है ना, कि रिवीजन का ही परिणाम है जो आप सबके आंसर इतनी स्पीड में आ रहे हैं, अन्यथा संभव नहीं है ना। तो बच्चे बहुत पोटेंशियल हैं अपनी चीजों को लेकर, बहुत जिम्मेदार। 16 जनवरी 1941 बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। बहुत खुशी भी होती है आप सबके जब ऐसे फटाफट से आंसर आते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि बस जुबान पे रटे हैं, पूछे तो आखिर एग्जामिनर कैसा प्रश्न पूछेगा, हमें सब तैयार है ना। चलिए भाई, तो जानते हैं कुछ विनोद कुमार शुक्ल के बारे में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937, ठीक है। बस ये थोड़ा सा सब कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम इतने सारे अध्याय हैं, कैसे याद रखें जन्म तिथि, है ना, जन्म स्थान। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही ट्रिक, एक ही तकनीक, एक ही तरीका है, वो है आपका बेहतर से बेहतर रिवीजन, ठीक है, प्रैक्टिस। कई बार जब आप ऑब्जेक्टिव के प्रश्न देखते जाते हो, प्रैक्टिस करते जाते हो, बार बार पीडीएफ को रिवाइज करते जाते हो, तो सब अपने आप ही याद होता जाता है ना, ठीक है। लेकिन ये सब तैयारी एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने में संभव भी नहीं है। ये सब निर्भर करता है आपकी निरंतरता पर, आपकी प्रैक्टिस पर, ठीक है ना। हाँ जी बेटा, कल यानी कि 1 सितंबर से आपकी संस्कृत की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, है ना। और आप सबको अब तक तो बेहतर तरीके से नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा, ऐप पे भी और सभी जगह पर, है ना। तो कल से संस्कृत की कक्षाएं, यानी कि ये भी समस्या आपकी दूर हो चुकी है। अब कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आपके ना पढ़ने का, ठीक है। चलिए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ। उन्होंने वृत्ति के रूप में प्राध्यापन को अपनाया। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। ध्यान रखिएगा, कौन से विद्यालय में बेटा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। जो बच्चे ये कहते हैं मैम नोट भी करना है क्या, बेटा नोट करने वाले पॉइंट ही मैम यहाँ पर हाईलाइट कर देती हैं, ठीक है, अंडरलाइन कर देती हैं, ताकि आप बाद में इनको लिखना हो तो लिख सकते हो, अपने खुद के नोट्स बना सकते हो, अन्यथा पीडीएफ से ही रिवाइज कर सकते हो। लेकिन क्लास के साथ में किसी को भी लिखना नहीं है, ठीक है, क्लियर है। वे 2 वर्षों यानी कि 1994 से लेकर 1996 तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ। उनके अन्य कविता संग्रह अभी अभी बताया आपको, है ना, कि वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये इनका कविता संग्रह है। इतनी बड़ी सी जो लाइन देखने को मिल जाए ना, ये कविता संग्रह है, ऐसे समझ जाना, ठीक है। जैसे कि माँ से मछली और माँ से महाविद्यालय, ठीक है। तो ऐसे ही वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, इनकी एक कविता हो जाती है, क्लियर। सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं। उनके 3 उपन्यास हैं, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, और दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये बेटा उपन्यास हैं, ठीक है। विधा भी समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर आपको सीधा सीधा देकर पूछ लेगा कि नौकर की कमीज बताइए, ये विनोद कुमार शुक्ल के कौन सी विधा है, उपन्यास है, कविता है, निबंध है। तो इसलिए विधा को भी अच्छी तरह से रिवाइज करना है। और ऐसा प्रश्न जब होता है तो एग्जामिनर बढ़िया वाला दिमाग लगा के ऐसे क्वेश्चन देता है, ठीक है। बताओ भाई, इतनी बात में जितने भी पॉइंट मैम ने आपको बताए हैं वो सब हाईलाइट कर दिए हैं, ताकि आप बाद में भी रिवाइज कर सको। और यही वो महाविद्यालय रचना है जिससे ये अध्याय यानी कि मछली जो है वो लिया गया है, ठीक है। विधा, हाँ विधा जरूरी है बेटा। मैम कौन पढ़ाएगा संस्कृत बेटा, ये तो आपको कल ही देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, विनोद है, विनोद कुमार, अच्छा जी, ठीक है। मुस्कान, अंकित, रौनक, शिवम। बेटा ये निर्भर नहीं करता कि आप क्लास फोन से ले रहे हो, लैपटॉप से ले रहे हो, भैया पढ़ाई तो पढ़ाई करनी है अच्छी तरह से। कोमल कुमारी, परफेक्ट बेटा। पल्लवी, आयशा, रंजीत, साक्षी, अंकिता, सोनम, सुधांशु, शुभम, आईएस, सोनाली, परफेक्ट है ना।
तो फिर से देख लेते हैं, क्योंकि पहली स्लाइड बेटा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है ना। 1 जनवरी 1937 जरूर याद रखिएगा, जन्मतिथि। ठीक है। और बस यहाँ पर गांव बदला है, बाकी शहर वही है, यानी कि राजनांदगांव छत्तीसगढ़, उसमें क्या था, दुर्ग छत्तीसगढ़, है ना। उन्होंने वृत्ति के रूप में प्राध्यापन को अपनाया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे। वे 2 वर्षों यानी कि 1994 से लेकर 1996 तक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। उनका पहला कविता संग्रह पहला ही था और कविता संग्रह था। ठीक है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ठीक है। जबकि नौकर की कमीज उपन्यास है। ठीक है। दीवार में खिड़की रहती थी, उपन्यास है। खिलेगा तो देखेंगे, उपन्यास है। ठीक है। बार बार मैम आपको बोलकर इसलिए बता देती है कि बेटा सारे के सारे पॉइंट्स आपके माइंड में रिकैप हो जाए, है ना। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ। और उनके कविता संग्रह अन्य जो है वो है अब आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। उनके 3 उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, है ना, दीवार में खिड़की रहती थी तथा 2 कहानियां भी हैं, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी प्रकाशित हो चुके हैं। तो एक बार फटाफट से जरा थंब शेयर करके बताना कि भाई वॉइस कॉलिंग के लिए क्या आप सभी तैयार हैं। एक बार जल्दी से थंब शेयर करके बताओ भाई, क्या वॉइस कॉलिंग के लिए आप सभी तैयार हैं। बेटा एक दिन में सबसे तो संभव नहीं है ना, लेकिन कुछ बच्चों से मैम जरूर बात करने की कोशिश करेंगी। बताइए बताइए भाई, आर यू रेडी। उनके उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इतालवी भाषा में उनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा, अरे ऐसा भी संभव है क्या मैम, पेड़ पर कमरा कैसे बन सकता है, का अनुवाद हुआ है। और इसीलिए तो कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, है ना। यानी कि कवि की सोच कहीं पर भी पहुंच सकती है। रवि यानी कि जहां पर सूर्य भी नहीं पहुंच सकता वहां तक कवि सोच सकता है। ठीक है। और तुरंत कविता करने वाले को आशु कवि कहते हैं। ठीक है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मणिकौल द्वारा फिल्म भी निर्माण हुई है। विनोद कुमार शुक्ल को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, कब, 1992। ठीक है। कब मिला है बताइए फटाफट से। 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1997 में दयावती मोदी। ठीक है। 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान और 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। क्लियर। बताओ भाई इतनी बात में किसी को कोई समस्या, परेशानी, दुविधा, क्लियर है। का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इतालवी भाषा में उनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ है। नौकर की कमीज जो कि उपन्यास था, दीवार में खिड़की रहती थी उपन्यास था, है ना, खिलेगा तो देखेंगे उपन्यास था। मणिकौल द्वारा, अच्छा जी, अरे मैम के नाम के जैसी सरनेम आ गया, द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल को 1992, यानी कि आपको 3 वर्ष याद रखने हैं, 92, 97 और 90। ठीक है। 90 में साहित्य अकादमी, 92 में रघुवीर सहाय और 97 में हो जाएगा दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। क्लियर है। परफेक्ट बेटा। बात आती है आगे, यानी कि बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। 20वीं सदी के 7वें 8वें, और आप देख पा रहे होंगे मैम ना बहुत आराम से आपको अध्याय पढ़ा रही है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय है। लेकिन बस जरूरी सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बेटा एक दिन में भले ही हम 4 स्लाइड पढ़ें, है ना, लेकिन वो 4 स्लाइड हमें अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। ठीक है। क्लियर है। 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। कुछ ही समय बाद उसी दौर में उनकी 2 एक कहानियां भी सामने आई थी, धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग, है ना। धारा और प्रवाह से यानी कि धारा प्रवाह था इनकी भाषा में कहें या फिर बोलचाल में कहें, है ना। धारा प्रवाह यानी कि बिल्कुल फ्लुएंट, जैसे कि आप कभी कभी किसी न्यूज एंकर को देखते हो ना, मतलब अगर एक टक खड़े हो गए ना तो फिर आप उस बोलने, या फिर कई बार ऐसे किसी को बोलते हुए सुना होगा, क्या पता मैम को ही ये सुना हो, है ना, कि आप बोल रहे हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो बोल रहा है उसको बस ऐसा लगता है बस सुनते ही जाएं इसकी बात को, है ना। वो अलग बात है कि मैम की आवाज तुम्हें थोड़ी कर्कश समझ में आती है ना, लेकिन कोई कोई ऐसा बोलता है कि ऐसे लगता है मानो बिल्कुल फूल झड़ रहे हो, है ना। देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल, अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने सुधी जन का ध्यान आकृष्ट किया था।
या खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर थी, है ना, यानी कि जो खूबी थी उनकी भाषा और तकनीक पर, कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। इसकी जड़ें संवेदना और अनुभूति में थी और या भीतर से पैदा हुई खासियत थी। तब से लेकर आज तक वह अद्वितीय मौलिकता अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानियों में उजागर होती आई है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बताइए बताइए जल्दी से। बताओ भाई, यहां तक समझ में आ गया है ना सभी को? परफेक्ट बेटा, बिल्कुल सही। आते हैं आगे और समझते हैं अपने अगले पॉइंट को, है ना। बताओ भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? प्रस्तुत कहानी, है ना, प्रस्तुत कहानी कहानियों के उनके संकलन महाविद्यालय, किससे ली गई है? महाविद्यालय से ली गई है। बताइए बताइए जल्दी से। वेरी गुड। हाँ भाई, जो पोल आपके पास पहुंचता है ना, उसका रिस्पॉन्स भी आप सभी को देना है, ताकि मैम को पता चल पाएगा कि आखिर आप सबको समझ आ रहा है भी है या नहीं है ना। तो इसलिए पोल जो पहुंचता है उसका रिस्पॉन्स सभी बच्चों को देना है। ठीक है जी। परफेक्ट, बिल्कुल सही। चलिए, लेखक ने अपने बचपन में, ना सिर्फ लेखक ने बल्कि हर उस बच्चे ने, है ना, अपने बचपन में कैसे छोटे छोटे जीवों को संभाल कर रखने की कोशिश की है। कभी कभी चिड़िया को चोट लग जाती है ना, या फिर कभी ऊंचाई से गिर जाता है छोटा सा चिड़िया का बच्चा, तो हम उसको भी बड़े प्यार से सहलाने की कोशिश करते हैं बच्चे। तो ऐसे ही लेखक भी रहे, है ना, कि उन्होंने सोचा कि भाई मछली है, अरे कहीं चोट ना लग जाए, अरे कहीं मर ना जाए, है ना। तो बस इसी तरह से प्यार और दुलार से रखना चाहा, लेकिन वो मछली तो आई ही नहीं थी प्यार और दुलार से रखने के लिए, वो तो आई थी भोजन को बनने के लिए, है ना। कहानी बचपन को स्मृति के भाषा शिल्प में रची गई है और इसमें एक किशोर की वयासंधिकालीन स्मृतियां, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन यथार्थ और संबंधों को आलोकित करती हुई नंग भेद की समस्या को भी स्पर्श करती है। घटनाएं, जीवन प्रसंग आदि के विवरण एक बच्चे की आंखों देखे, है ना, हुए और उसी के मित कथन से उपजी सादी भाषा में है। यानी कि विनोद कुमार शुक्ल ने ही अपने बचपन की बात बताई है और उन्होंने ही अपने बचपन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। परफेक्ट बेटा, बिल्कुल सही। वेरी गुड। चलिए, कहानी का समन्वित प्रभाव गहरा और संवेदनात्मक है। ठीक है, गहरा और संवेदनात्मक है। कहानी अपनी प्रतीकात्मकता के कारण मन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। आगे आते हैं बच्चा अगले पॉइंट पर। दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। यहाँ से शुरू होती है अध्याय की शुरुआत, यानी कि मछली, सुंदर सी मछली जो बस जल में ही रहना चाहती है, उसका वास मानो जल में ही हो, लेकिन फिर भी, है ना, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हम इस मछली के जीवन को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि सही नहीं है। और अगर देखा जाए ना बेटा, वो निर्भर करता है आप पर कि आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो, है ना। वो तो खैर अपनी अपनी सोच है और अपना अपना वातावरण, है ना। लेकिन मैम बस यही कहना चाहती हैं और ये सोचती हैं कि भैया इतने सारे व्यंजन हैं, है ना, अगर देखा जाए तो क्या वेजिटेरियन होने के नाते क्या कुछ नहीं खाने को मिलता है ना। कैसा संभव ही नहीं है कि वो टेस्ट ही ना मिले, है ना। फिर आप क्यों जाते हो नॉन वेजिटेरियन, आप या यानी कि कोई भी व्यक्ति क्यों जाता है नॉन वेजिटेरियन की तरफ, नॉन वेजिटेरियन खाने की तरफ, है ना। तो इसलिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं भाई वेजिटेरियन के लिए भी, है ना।
तो कोई जरूरी नहीं है।